Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss one of the important topic in function of complex variable, that is a transformation or mapping. So a transformation or mapping is a function which converts a one variable to another variable or one plane to the another plane. So suppose we have to given function w is equal to f of z is given, and we know the value of z. Z is a complex variable which is denoted by x plus iy, and w is denoted by u plus iv. So above function can represent it graphically by using a two complex plane. In first plane, it is z is present, so therefore that plane is said to a z plane, and the second plane w is present, so that plane is called the w plane. So if the point z describe a curve, suppose the curve is C in a Z plane, then the point W will trace the corresponding curve in W plane. Means simply we can say that we have to find the image of the plane in another plane. Means suppose the curve is present in a Z plane, and if we operate the function f on that, so we get the image of that variable in another plane, that is called the W plane. So thus the rule of correspondence that associate only point Z in Z plane with the unique point W in a W plane is called the transformation or mapping. मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो फंक्शन एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करता है दूसरे फंक्शन में, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैपिंग. लेकिन पॉइंट क्या है? यूनिक. जेड का एक पॉइंट वो यूनिकली W के दूसरे पॉइंट पे मैप अगर होता है तो. सो दिस रूल और करस्पॉन्डेंस कैन बी द फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड एज W इक्वल टू f ऑफ z. तो सपोज अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो आपके पास दो प्लेन है. यहाँ पे मैं दो प्लेन निकाल देता हूँ, ये फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन. ठीक है, ये होगी सेकंड प्लेन. अभी यहाँ पे जो एक्सिस है, इसको, इस प्लेन को बोलता हूं मैं जेड प्लेन, और इस प्लेन को बोलता हूं मैं डब्ल्यू प्लेन. सो ये होगी डब्ल्यू प्लेन. ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो एक्सिस है वो एक्सिस रहेंगे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि हम जेड को क्या बोलते हैं? जेड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई. और यहाँ पे डब्ल्यू इज क्या बोलते हैं? डब्ल्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर यू प्लस आई वी. तो यहाँ पे जो एक्सिस रहेंगे वो रहेंगे यू और वी. तो सपोज अगर जेड में कुछ डायग्राम है या कुछ ऑब्जेक्ट है, और वो अगर मैं यहाँ पे अगर एक फंक्शन ऑपरेट करता हूँ इस पे, तो ये फंक्शन ऑपरेट करने के बाद आपको अगर कुछ नई वैल्यूज मिलती है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस सपोज S1, अगर ये C कर है, तो दिस कर C इज करस्पॉन्डिंग टू द कर C डैश. मतलब इस कर की इमेज हमको ये मिल गई जब हमने ये फंक्शन ऑपरेट किया है. तो ये फंक्शन की एक यूनिकली इमेज आपको मिली है. तो ये जो ऑपरेशन है, इस फंक्शन को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि क्या होता है? ये इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है अनदर प्लेन में. तो यहाँ पे आपको जेड प्लेन पे कोई फंक्शन होगा और हम वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो आपको एक उसकी इमेज मिलेगी जो डब्ल्यू प्लेन में प्रेजेंट रहेगी. और अभी क्या क्या हो सकता है? जैसे कि यहाँ पे सपोज अगर सर्कल है, तो हमको स्टडी करना है कि अगर यहाँ पे सर्कल है तो इधर क्या मिलेगा आपको. यहाँ पर अगर पैराबोला है तो इधर क्या मिलेगा. अगर यहाँ पर कोई लाइन है तो इधर क्या मिलेगी. तो बाय यूजिंग वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्शन, ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट होता है, उस जो फंक्शन है उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशन. और हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारा फंक्शन था z और वो किस में कन्वर्ट हो गया? w. मतलब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि f of z is equal to w. When we operate the function f on z, we get the image of that function which is equal to w is equal to u plus iv, which is again a complex number. So that f is said to be mapping or is said to be a transformation. So ये ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी बेसिक डेफिनेशन होगी. और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर कोई चीज दूसरे चीज में अगर कन्वर्ट होती है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन.
अगर आप एग्जांपल लेंगे जनरल लाइफ का, तो जनरेटर इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। सो इट इज एग्जांपल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एक 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 प्लेन को दूसरे प्लेन में कन्वर्ट करता है, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग। तो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो पहले देखने हमको कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉनफॉर्मल मैपिंग। कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉनफॉर्मल मैपिंग एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें कुछ पॉइंट हमको लगेंगे कि ये अगर सेटिस्फाई होता है तो ये जो फंक्शन है या ये जो मैपिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉनफॉर्मल मैपिंग। तो यहाँ पे दिवन है, सपोज 2 कर C एंड C1 इन अ जेड प्लेन। तो मैंने वैसे दो प्लेन लिए हैं, एक जेड प्लेन है, एक डब्ल्यू प्लेन है। जेड प्लेन में जो वेरिएबल है, जो एक्सिस है, उसको बोला है हमने एक्स और वाई, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या रहती है, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई। तो जेड इज नथिंग बट द पोजिशन ऑफ द पॉइंट डिनोटेड इन आर्गन डायग्राम और इन जेड प्लेन। और यहाँ पे क्या रहेगा, यू और यू एक्सिस रहेंगे। तो हमने एक दो कर रहे हैं, एक C1 है और एक C2 है। तो यहाँ पे कहीं पर इंटरसेक्ट हुए हैं और इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, and the corresponding curve C dash and C1 in a new WZ intersect at P dash। तो C dash, C की इमेज क्या है C dash, और C1 की इमेज क्या है C1 dash। मतलब यहाँ पे कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं। तो जो C है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद इस C की इमेज मिल गई मुझे C dash, और C1 की इमेज मिल गई मुझे C1 dash। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए हैं, उसको बोलूंगा मैं P dash। तो ये Z प्लेन है, तो इसको मैंने Z से डिनोट किया है, और एक W प्लेन है, तो इसको मैंने W से डिनोट किया है। अभी यहाँ पे जो है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, उसमें एक टेंजेंट डाले हमने, इस कर को एक टेंजेंट है और इस कर को टेंजेंट है। तो ये जहाँ पे वो एंगल बना है और यहाँ पर एक एंगल बना है टेंजेंट निकल कर, तो कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, अगर ये एंगल और ये एंगल अगर चेंज नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड और सेंस मतलब उसके डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में है, जैसे है वैसे ही। तो इफ द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व which is in first plane at a point P and the angle of intersection of the curve at P dash is same in magnitude and the sense। अगर इसमें मैग्नीट्यूड इसकी मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो मतलब एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगा, इसके दोनों के नेचर सेम मिलेंगे, मतलब डायग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, एंगल भी सेम है, उसका सेंस भी सेम है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पर बीच में, जो मैंने इस पे ऑपरेट करने के बाद मुझे ये प्लेन मिल गया, जेड प्लेन में जो दो कर है, इस पे ऑपरेट करने के बाद मुझे डब्ल्यू प्लेन पे दो कर मिले हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे कॉनफॉर्मल मैपिंग और कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इट प्रिजर्व द मैग्नीट्यूड एंड द सेंस। मतलब एंगल जो ओरिजिनल एंगल था उसके बीच में इंटरसेक्शन का, वही एंगल आपको एज इट इज मिलेगा और उसका सेंस भी चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉनफॉर्मल मैपिंग। ठीक है। तो अभी मैपिंग को डिवाइड करने, मैपिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि बायलिनियर, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, बायलिनियर, इन्वर्शन, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, और हर एक मैपिंग का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि अगर हमें कुछ इक्वेशन दिया है और कुछ मैपिंग दिया है, तो इस इक्वेशन पे अगर हम मैपिंग लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पे हम मैपिंग लगाते हैं जेड प्लेन में, तो आपको डब्ल्यू प्लेन में क्या मिलेगा, ये हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो मैपिंग है वो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इट इज कॉल्ड आल्सो द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई मैपिंग इस फॉर्म में है, az प्लस बी सी जेड प्लस डी, जहां पे z क्या है, z इज अ पॉइंट इन z प्लेन, मतलब ओरिजिनल जो पॉइंट है प्रेजेंट आपके पास वो। और अगर आप ये z यहाँ पे इस मैपिंग पे ऑपरेट करते हैं तो आपको w मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको उसकी इमेज मिल जाएगी, मतलब कुछ पॉइंट अगर गिवन है यहाँ पे आपके, तो आपको यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी इमेज निकालना है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे हमको इमेज ही निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना है कि यहाँ पे जो फिगर है, यहाँ पे जो इक्वेशन है, उस पर क्या, इसका ऑपरेट करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले यूज करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन।
हर एग्जाम में आपका प्रॉब्लम रहेगा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप में है, W इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ABCJ क्या रहेंगे? कांस्टेंट, जिसको हमको निकालना है, और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेंगी? AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है, क्योंकि ये अगर कंडीशन नहीं होंगी ना तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। क्योंकि जब हम मैपिंग बोलते हैं तो मैपिंग वही होती है कि जिसका अगर मुझे कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पर x है और मैंने f ऑपरेट किया और मुझे y मिला, तो मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू तो y मिल गया। एक x पे मैंने f ऑपरेट किया तो मुझे y मिल गया। लेकिन मैं अगर इसका इन्वर्स देखता हूँ तो f इन्वर्स ऑफ y भी मुझे x मिलना चाहिए, तभी ये मैपिंग कहलाती है कि उसकी इमेज प्री इमेज भी एग्जिस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए कंडीशन है AD माइनस BC। तो आपको बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने देते वक्त ये डिफाइन करना है कि इसका जो वैल्यूज है ये क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। AD माइनस BC मतलब ये डिटर्मिनेंट होता है AD BC, इस टाइप का BC, तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम? बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन। बाद में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज अ टू फिक्स पॉइंट। अगेन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर कुछ इमेज डाला सर्कल टू सर्कल मिलता, लाइन टू लाइन मिलेगी, ऐसे अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी प्रॉपर्टी है जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज पड़ेगी वो है क्रॉस रेशियो। क्रॉस रेशियो मतलब क्रॉस रेशियो क्यों बोला है? क्योंकि ये दो टर्म का रेशियो है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला क्रॉस रेशियो। एक्चुअली आपको प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो इस क्रॉस रेशियो को आपको याद रखना ही है। और क्रॉस रेशियो में हमेशा कितने पॉइंट आएंगे? 4 पॉइंट। अगर इधर 4 पॉइंट है तो उधर भी 4 पॉइंट है, जिसमें से 3 पॉइंट आपको नोन रहेंगे और 1 पॉइंट आपको मालूम नहीं रहेगा, जो कि हम वही यूज करेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो एक तो Z और एक तो W तो होगा ही, तो एक वही वैल्यूज रहेंगी और 3 वैल्यूज आपको गिवन रहेंगे। और क्रॉस रेशियो का यूज करके हम इजीली किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस रेशियो की वैल्यूज क्या है? क्रॉस रेशियो आप कैसे ध्यान में रखेंगे ये हम देख लेंगे। तो आपके पास सपोज Z प्लेन में 4 पॉइंट है, Z1 Z2 Z3 Z4, और कुछ इसकी इमेज होंगी। अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है तो Z1 की इमेज, Z2 की इमेज, तो Z1 की इमेज सपोज W1 है, Z2 की W2 है, Z3 इज W3 और Z4 की W4 है। तो ये उसकी इमेज है W प्लेन में अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप वहां पे लगाएंगे तब देन द क्रॉस रेशियो गिवन बाय इज रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर Z प्लेन का आपने क्रॉस रेशियो लिया और W प्लेन का रेशियो लिया तो दोनों साइड क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। इनवेरिएंट मतलब इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यू चेंज नहीं रहेंगी। अगर इसका मैंने वैल्यू अगर 2 निकाला तो इसका भी आंसर 2 ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 2 और ये 3 ये नॉट इक्वल हो जाएगा। इनवेरिएंट मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। अभी आपको कैसे ध्यान में रखना है, क्या करना है? तो अभी आपको एक साइड सिर्फ ध्यान में रखना है, दूसरी साइड आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे 4 पॉइंट मालूम है, W1 W2 W3 W4, तब मैं पहले क्रॉस करता हूँ। जैसे कि W1 माइनस W2 पहला, और बाद में बचा के ये ऊपर के 2 ब्रैकेट हो गए। फिर बाद में जो किया है मैंने वो नहीं करना है मुझे, तो मैं अगेन W से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन ये लास्ट जाऊंगा मैं, कंटिन्यू वाले भी नहीं है। तो W1 W3 क्रॉस करके अभी ये इधर और ये कंटिन्यू बीच में के 2 ऐसा आ गया। तो अगर आपको ये ध्यान में है तो इधर के आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि W1 इज रिप्लेस बाय Z1, W3 Z3, W2 Z2, W4 Z4, W1 Z1, W4 Z4, W2 Z2, W3 Z3। मतलब इधर जैसे लिखा है आपने उधर भी वैसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे जो W है उसको हमको रिप्लेस करना है Z से, लेकिन सफिक्सेस वही रहेंगे। अगर 1 है तो 1, 3 है तो 3। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये रेशियो और ये रेशियो आपका इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपको कोई फंक्शन की इमेज मिलते हैं अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो पॉइंट और वो इमेजेस ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अभी हमारा कहाँ पे होगा? अगर आपके पास पॉइंट है Z प्लेन के और पॉइंट है W प्लेन के, लेकिन बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे और ये पॉइंट मेरे पास मुझे पता है, और लेकिन बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है,
लेकिन इसको अगर इस पॉइंट में ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज किया होगा जो कि हमको फाइंड करना है। तो यह ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमको क्रॉस रेशियो का यूज करेगा। तो ये क्रॉस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस रेशियो से करेंगे तो आप प्रॉब्लम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अभी एक नॉर्मल मेथड है और क्रॉस रेशियो है। तो हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम देखेंगे, एक नॉर्मल मेथड से देखेंगे और क्रॉस रेशियो से देखेंगे, और फिर आपको जो इजी लगता है आप वो मेथड प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल। So example number 1 is find the bilinear transformation which maps the point z equal to 1i minus 1 into the point w is equal to i0 minus i। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल मेथड यूज करेंगे। तो लेट bilinear transformation is given by, तो जनरल जो फॉर्म है bilinear ट्रांसफॉर्मेशन का वो आपको यूज करना है, जो कि है az प्लस बी upon cz plus d such that ad minus bc is not equal to 0। ये हम पहले जनरल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और दूसरा प्रॉब्लम हम क्रॉस रेशियो से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो मेथड इजी लगती है उस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर एक ही आएगा और आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जो मिलने चाहिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमेशा इसी पॉइंट पे होगा, ये z और az यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। चेंज क्या होंगे, ये b c और d की वैल्यूज। तो अगर मैं a b c d की वैल्यूज फाइंड कर सकूंगा तो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो अभी हम एक एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, इसको मैं पहला नंबर देता। अभी एक एक पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट में व्हेन, तो पहला पॉइंट कौन सा है हमारा, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। और यहाँ पे पहला पॉइंट कौन सा है, w इज इक्वल टू i। तो अब है इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, सो w इज इक्वल टू i, तो ये हो गया i प्लस i, विच इज इक्वल टू z इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, और ये हो गया d। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। तो मुझे जो यहाँ से मिलेगा, जो मिलता है वो मैं निकालूंगा। तो मुझे मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू सी आई प्लस डी आई। इसको बोलता है मैं इक्वेशन नंबर 2। पहले पार्ट में मैंने एक पॉइंट लिया है z इक्वल टू 1 और उसके लिए w की वैल्यू कितनी है r, और दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन फाइंड किया है। अभी इस इक्वेशन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो इसको मैं वैसे रहने दूंगा। नंबर 2 में क्या करेंगे, हम एक दूसरा पॉइंट यूज करेंगे। सो दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, z इक्वल टू i, तो w इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू i, then w इक्वल टू 0। when z इक्वल टू i, then w इक्वल टू 0। तो अगेन इक्वेशन 1 में ही वैल्यू यूज करेंगे। तो w इक्वल टू 0 है, तो ये 0 हो गया, और az प्लस b अपॉन cz प्लस डी। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये मल्टीप्लाई होकर ये 0 ही मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी ए आई प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे b निकालूंगा, सो b की वैल्यू मुझे मिल गई ए आई, दैट इज माइनस। तो इसको मैं फिक्स करता हूँ। ठीक है, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। एक वैल्यू मिल गई। आपको क्या करना है, आपके पास 4 वेरिएबल है, तो आपको वैल्यू तो फिक्स नहीं मिलेंगी, तो आपको 3 वेरिएबल को चेंज करना है और एक वेरिएबल को फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ से b निकाला, मतलब मेरा कहना ये है कि मैं b के फॉर्म में सबकी वैल्यू निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, क्योंकि फिर ऊपर से मैं b और नीचे से b कॉमन निकालकर उसको कैंसिल कर दूंगा। तो b की वैल्यू मैंने a के फॉर्म में निकाली, तो सभी वैल्यूज मैं चाहूंगा अभी कि मेरे सभी वैल्यूज a के फॉर्म में आना चाहिए। तो a तो यही रहेगा, b हो गया माइनस ए है, और मुझे अभी c और d की वैल्यूज a के फॉर्म में लिखना है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे निकालना है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड नंबर, थर्ड के लिए आप देखिए कौन सा है। तो थर्ड के लिए जो पॉइंट है हमारा वो है
z इक्वल टू -1 एंड w इज इक्वल टू I. z इक्वल टू -1 एंड w इज इक्वल टू I. तो ये अगर पॉइंट हम पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, w इक्वल टू ये z, ओके, प्लस b अपॉन सी जेड प्लस डी. इसको इवेल्युएट कर दो. तो इसको इवेल्युएट करने के बाद आपको मिलेगा -a प्लस b इक्वल टू -ic प्लस id. बराबर है, ये वैल्यू मिल गई. तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 4. तो अभी इसके यूज करके हमको फाइंड करना है. अभी यहाँ पे जो इक्वेशन था सेम इक्वेशन आपको पहले भी मिला है, जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन 2. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि एक साथ लिखेंगे तो थोड़ा इजी होगा उसको सॉल्व करना. सो a प्लस बी इक्वल टू सी आई प्लस डी आई. ये इक्वेशन था एक, जिसको बोला था हमने इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. और एक इक्वेशन अभी जो मैंने निकाला है उसको भी मैं यूज करता हूँ. तो उसकी वैल्यूज है -a प्लस बी -a प्लस बी इक्वल टू, 1 मिनट, -ic प्लस id, -ic प्लस id. इक्वेशन नंबर ये हो गया 3. अब इन दोनों को अगर मैं कुछ ऐड करता हूं ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ic भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 या 4 होगा, ये इक्वेशन 4, इसको ऐड कर देता हूँ. तो a माइनस ए 0 हो जाएगा और b प्लस बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस b हो जाएगा. सो b प्लस बी हो गया ट्वाइस b. ic कैंसिल हो गया और ये हो गया ट्वाइस id. तो मुझे यहां से मिलेगा b इक्वल टू id. करेक्ट है. तो b इक्वल टू id अगर मुझे मिला है तो मुझे यहां से मैंने b की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली थी, तो मुझे d की वैल्यू चाहिए. तो मैं यहां से लिख सकता हूं d इक्वल टू b बाय i, और 1 अपॉन i मतलब माइनस i. तो इसको मैं बोल सकता हूँ -ib. बराबर है. और b की वैल्यू जो मेरे पास पता है, मुझे इक्वेशन 3 में b की वैल्यू मिल गई -ai. तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा. सो -i इंटू -ai. सो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया ai स्क्वायर विच इज इक्वल टू -a, क्योंकि आई स्क्वायर कितना होता, 1. ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3. तो d की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई -a. ठीक है. तो देखो मेरे पास a ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने b की वैल्यू a के फॉर्म में निकाली, मैंने d की वैल्यू भी a के फॉर्म में निकाली. अभी मेरी सिर्फ वैल्यू जो बची है वो बची है c की वैल्यू. तो यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन यूज करता मैं, a प्लस बी इक्वल टू सी आई प्लस डी आई, इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 का यूज करके हम c निकाल लेंगे. सो नाउ इक्वेशन 2 इंप्लाइज a प्लस बी इक्वल टू सी आई प्लस डी आई. तो a एज इट इज a, b की वैल्यू है -ia, c मुझे निकालना है, और d की वैल्यू है a -a. ये हो गया i. तो ये -ia -ai यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का. तो मुझे जो मिलेगा, ये मुझे मिलेगा a इक्वल टू आई सी. तो ये इक्वल टू आई सी होने के बाद c की जो वैल्यू है वो होगी ये अपॉन i विच इज इक्वल टू -ai. सो देयरफॉर वी गेट c इज इक्वल टू -ai. इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका इस मेथड में, लेकिन मैंने सिर्फ आपको सॉल्व करके दी है कि इस स्टेप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपको क्या करना है, आप कोई भी वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते हैं. आपको वैल्यूज क्या निकालना है, एक एक फॉर्म में निकालना है. तो जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल एक फिक्स रखो, मैंने a रखा फिक्स, तो a कोई तो वैल्यू मेरे पास a है, मैंने b को a में कन्वर्ट किया, c को a में कन्वर्ट किया और d को भी a में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए.
और क्रॉस रेशियो से करेंगे ना तो आप बहुत इजी प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। अभी जो निकला वो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आई वो हम लिख लेते हैं। तो ए के जगह पे मैंने ए ही रखा था, बी की वैल्यू निकाली थी मैंने माइनस आई, वो हमने निकाला पिछले में। बाद में हमें सी की वैल्यू मिली थी माइनस ए, और हमको जो डी की वैल्यू मिली थी वो मिली थी माइनस आई अगेन। सो ये जो वैल्यूज है, चारों वैल्यूज हम क्या करेंगे, हमारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करेंगे। सो W इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो ए को मैं फिक्स रखता हूँ जेड एज इट इज, बी के जगह पे हम रखेंगे माइनस आई अपॉन सी जेड, सी मतलब माइनस ए जेड, और डी मतलब ये हो गया माइनस आई। तो ऊपर से मैं ए को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ऊपर से अगर मैंने ए को कॉमन निकाला तो मुझे जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी z माइनस आई, ठीक है। और नीचे अगर मैं ए को अगेन कॉमन निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा माइनस जेड माइनस आई, करेक्ट है। तो दोनों साइड से क्या करेंगे हम, ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर जो है वो है z माइनस आई और नीचे जो है वो है माइनस जेड माइनस आई। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपका आंसर थोड़ा अलग भी आ सकता है। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे i से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आपका दूसरा आंसर ये भी आ सकता है। आपने अगर दूसरा वेरिएबल लिया होगा तो i से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये आई जेड और ये आई स्क्वायर, बाद में यहाँ पे माइनस आई जेड माइनस आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आई जेड प्लस 1 और यहाँ पर माइनस आई जेड प्लस 1। तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने ए रखा तो मेरा आंसर ये आ गया। आप अगर बी को फिक्स रखेंगे, बी के फॉर्म में सब वैल्यू निकलेंगे तो दूसरा आ सकता है, लेकिन सभी आंसर करेक्ट ही है। जो भी आंसर आएगा वो सब आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप से आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट z इक्वल टू -101 ऑन z प्लेन इनटू w इक्वल टू 0i3i ऑन w प्लेन। तो अभी ये प्रॉब्लम जो है ना, हम क्रॉस रेशियो से सॉल्व करेंगे। अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि क्रॉस रेशियो से एक्चुअली होगा क्या। क्रॉस रेशियो से अगर आप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन जो कन्फ्यूजन का पार्ट था, ये निकालो, बी निकालो, सी निकालो, डी निकालो, ये इसमें नहीं रहेगा। आप स्मूथली ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि हमको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो हमको एक साथ ही यूज़ करना है। तो हमें क्रॉस रेशियो में 4 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है। तो जो चौथा पॉइंट है वो हमको वही यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे z की वैल्यू है, तो z1 मतलब मैं z कंसिडर करूंगा, ये z2, ये z3 और ये z4 इस टाइप का। w1 मतलब w हो जाएगा मेरा, और ये w2, w3 और w4। और बाद में क्रॉस रेशियो यूज करके हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज वहां पे पुट करेंगे, और वो पुट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज पहले कंसिडर कर देता हूं मैं, कंसिडर, तो हमको पॉइंट कंसिडर करना है। तो कंसिडर z1 इक्वल टू z, z2 इक्वल टू -1, z3 इक्वल टू 0 एंड z4 इक्वल टू 1। सिमिलरली w1 इज इक्वल टू w, w2 इक्वल टू 0, w3 इज इक्वल टू i एंड w4 इज इक्वल टू 3i। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। उसके बाद हमारा जो प्रॉपर्टीज है कौन सी, क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी नो दैट क्रॉस रेशियो रिमेन्स इनवेरिएंट, क्योंकि चेंज नहीं होते वो, अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है वो आपको पता होगा। तो वो क्या है, पहला w1, बाद में मिडल w3, बाद में w2 माइनस w4, ठीक है, अपॉन, फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आएगा, इसके साथ लास्ट आएगा,
और बाद में मिडल टू W2 माइनस W3। इधर की साइड इधर के आ गई तो इधर की आपको इजीली बन जाएगी। तो जैसे कि पहला Z1, बाद में ऑब्वियस Z3 आएगा, यहाँ पे Z2, तो यहाँ पे Z4 आएगा। सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे Z1 सफिक्स तो वही रहेगी Z4, और यहाँ पे Z2 और यहाँ पे Z3। तो ये हो गया हमारा क्रॉस रेशो। अभी एक्चुअली इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है वैल्यूज पुट। तो वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर कर आपको रिक्वायर्ड बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि पहली वैल्यू W1, सो W1 के जगह पे हमको W रखना है, W3 कितना है I, तो ये हो जाएगा -I। ठीक है, एक एक वैल्यू पुट करो। W2 कितना है 0, और बाद में W4 है 3I, तो ये हो गया -3I अपॉन में आएगा आपका W1 मतलब अगेन W4 मतलब ये आ गया 3I, और बाद में है W2 जो कि है 0, और W3 है I, ये I इज इक्वल टू। सिमिलरली इधर Z1 की वैल्यू कितनी है Z3 हमारे पास 0, Z2 है -1 और Z4 है 1, तो ये -1 अपॉन यहाँ पे Z1 माइनस Z4, तो Z1 है Z, Z4 है 1, और बाद में Z2 -1 और Z3 0, तो ये 0 हो गया। तो हमने वैल्यूज तो पुट कर दी। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व जब करेंगे आप, तो पहले तो यहाँ पे पहली टर्म एज इट इज है W माइनस I, और यहाँ पे है W -3I, ये टर्म को एज इट इज रखेंगे हम। बाद में ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और I भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो ये 3 मैंने लिख दिया। और इधर के साइड में यहाँ पे Z है, यहाँ पे -1 मतलब -2, और यहाँ से माइनस ए भी कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और नीचे रहेगा Z -1। ठीक है, तो अभी सिंपली क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि इसको क्या करो आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो 3W माइनस ये हो जाएगा 3I, और यहाँ पे मिलेगा मुझे Z -1, और इधर जो है ये है ट्वाइस Z, और इधर है W -3I। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहली टर्म 3WZ माइनस 3W माइनस 3IZ माइनस माइनस प्लस 3I, विच इज इक्वल टू 2WZ माइनस 6IZ, ये मिल जाएगी। अभी इसमें जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, अगर नहीं होता है तो रहने दो। तो जैसे कि हर सेम टर्म जो है, तो यहाँ पे है 3WI और यहाँ पे है 2WI, तो ये हो जाएगा, इधर मैंने अगर शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया 3WZ माइनस 2WZ। अभी आपको क्या करना है, जिस वैल्यूज में W प्रेजेंट है उसको एक साइड लेकर जाओ, और जिसमें W प्रेजेंट नहीं है उसको दूसरे साइड में रख दो। तो जैसे कि इसमें W है तो 3WZ, इसमें W है तो 2WZ, इधर आ जाएगा तो माइनस, अगेन W किसमें, इसमें है, तो ये हो गया -3W। अभी जिसमें W नहीं है उसको दूसरे साइड भेज दो, तो ये -6IZ, ये इधर जाएगा, तो ये हो गया +3IZ, और ये हो गया -3I। तो 2 4 6 टर्म थी, वो 3 और 3 6 हो गई। अभी ये 3WZ और 2WZ, ये हो जाएगा WZ माइनस 3W, और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा -3IZ माइनस 3I, करेक्ट। इसके बाद यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कॉमन W, तो W कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा Z -3, और यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ मैं -3I, तो यहाँ पे बचेगा Z +1, करेक्ट है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे W की वैल्यू निकालना है, तो मेरी जो W की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -3I Z +1 अपॉन Z -3। तो ये हो जाएगा मेरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इजी तरीका है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का बाय यूजिंग क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो में आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है जो कैंसिल होता है, जैसे कि यहाँ पे किया हमने,
पहले नंबर को फिक्स करना है, देन क्रॉस रेशियो यूज करना है, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करना है, बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जिस टर्म में W है उसको एक साइड और जिस टर्म में W नहीं है दूसरा साइड, W को कॉमन निकालो और बाकी की टर्म दूसरे साइड में शिफ्ट कर दो, तो आपको एग्जैक्टली आपका ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो -3iz -3i अपॉन z -3। तो ये हो गया आपका A, तो इसको हम AZ फॉर्म, ये हो गया B तो अपॉन प्लस B अपॉन ये CZ और ये D। और आपको कंडीशन मालूम होगी कि AD माइनस BC हमने क्या लिया था, नॉन जीरो लिया था, तो एक बार वो चेक भी कर लेंगे हम, AD माइनस BC इज इक्वल टू नॉन जीरो आता है क्या। तो A कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास -3i। B कितना है, B भी -3 है, सॉरी D चाहिए, D कितना है, D -3 है, ठीक है। माइनस B कितना है, B है हमारे पास -3i और बाद में C कितना है, 1 है। तो अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 9i और माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 3i, तो मुझे मिलेगा 12i और 12i इज नथिंग बट नॉन जीरो वैल्यूज। तो ये कंडीशन भी प्रूव हो गई। तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेशियो का यूज करके भी हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड का प्रॉब्लम मैंने दूसरे मेथड से लिया डायरेक्ट, और ये क्रॉस रेशियो का यूज करके लिया है। लेकिन सही बात ये है कि क्रॉस रेशियो से प्रॉब्लम इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि करते करते हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको छोड़ना है और किसको करना है, किसको फिक्स रखना है और किसको नहीं रखना है। तो ये बेटर तरीका है क्रॉस रेशियो का वैल्यूज निकालने के लिए। तो आप ट्राई कीजिए क्रॉस रेशियो का यूज करके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना। 3 पॉइंट टू 3 पॉइंट अगर मैप करते हैं तो उसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।